हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम क्लास 12th बायोलॉजी का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में वो 6 चैप्टर है, वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत पर आधारित है। इसके साथ साथ ही तीन वैज्ञानिक एवेरी, मैग्लियोड और मैकार्टी का सिद्धांत भी हम आज पढ़ेंगे, जिन्होंने कि अपना प्रयोग ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत के आधार पर ही आगे प्रोसेस किया। जब डीएनए की खोज हो गई तो उसके बाद ये बहुत बहस का मुद्दा बना रहा, क्या वाकई डीएनए लक्षणों की वंशागति कर सकता है। तो अनेकों वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अनेक प्रयोग किए। उनमें से एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। उन्होंने 1928 ईस्वी में एक प्रयोग किया चूहों के ऊपर, ठीक है ना। तो एक उन्होंने चूहा ले लिया और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये साइंटिफिक नेम है उस बैक्टीरिया का, उस जीवाणु का जिसके कारण स्तनधारियों में निमोनिया रोग होता था, ठीक है ना। स्तनधारी वो कोई भी हो सकता है, तो माइस जो है वो अपने आप में क्या है, स्तनधारी है, मैमल है। तो उन्होंने इन दोनों जीवों को लेकर के एक प्रयोग किया था। तो यहाँ पर पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है उसके दो मेन प्रभेद होते हैं, यानी वैरायटी होती है। एक वैरायटी जो है उसे हम स्मूथ वैरायटी कहते हैं या चिकना प्रभेद कहते हैं, और इसे हम एस वैरायटी भी कहेंगे। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा होता है, एक चिकनी सतह वाला एक कैप्सूल होता है, जिसके कारण कि हम इसे स्मूथ कहते हैं। तो स्मूथ को हम लिख सकते हैं विद कैप्सूल, ठीक है ना, एक ऊपर से कवर चढ़ा होता है। और दूसरा जो होता है उसे हम रफ वैरायटी कहेंगे या खुरदुरी प्रभेद कहेंगे। ये सीधा जो है वो क्या होगा, बिना कैप्सूल के होता है, इसके ऊपर एक कवर नहीं चढ़ा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दूसरे प्रकार की जो वैरायटी है वो विदाउट कैप्सूल या बिना कैप्सूल के होती है। अगेन फिर से जो स्मूथ वैरायटी है ये भी अलग अलग टाइप का होता है, S1 टाइप, S2 टाइप और S3 टाइप। इसी तरह से जो रफ वैरायटी है इसमें भी R1 टाइप, R2 टाइप और R3 टाइप होता है। इन दोनों में क्या खासियत होती है, जो स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये रोग जनित है, यानी कि इससे रोग उत्पन्न होते हैं और ये पैथोजेनिक है, निमोनिया कारक है, निमोनिया हो जाता है। जबकि इसी की जो सेकंड वैरायटी है रफ विदाउट कैप्सूल वाली, उससे क्या निमोनिया रोग नहीं होता है, ये निमोनिया कारक नहीं है, उग्र नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपकी दोनों की क्वालिटी हो गई और ये टाइप हो गया। तो ये एक तो आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो बैक्टीरिया है वो दोनों टाइप के अलग अलग चूहों में उसको इंजेक्ट किया। तो उनमें से इन्होंने मुख्यतः एक तो R2 की ये वाली वैरायटी ले ली, ठीक है, और S की ये वाली वैरायटी ले ली। तो उन्होंने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, R2 वैरायटी यानी रफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को एक चूहे के अंदर प्रवेश कराया, यानी कि इंजेक्ट किया, चूहे में प्रवेश कराया। एक सारणी हम बना लेते हैं, प्रवेश कराया कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने जो रिजल्ट देखा, परिणाम देखा, तो क्या हुआ, चूहा क्या था, अलाइव था, यानी कि जीवित था। मतलब कहने का मतलब ये है कि R2 जो वैरायटी है उसका चूहे के सेहत पर या चूहे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। प्रयोग के दौरान उनका जो सेकंड स्टेप था, उन्होंने S3, ये कौन सी वाली वैरायटी है, स्मूथ वाली वैरायटी, जिसके कारण कि क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है स्तनधारियों में। तो दोबारा से उन्होंने चूहे में प्रवेश करवाया और उन्होंने ये परिणाम पाया कि चूहा मृत हो जाता है, यानी कि वो डेड हो जाता है। उसके बाद अगेन उन्होंने तीसरा कार्य क्या किया, इसी S3 वैरायटी को या S प्रभेद को उन्होंने क्या किया, पहले ताप द्वारा मृत कर दिया। जो मृत प्रभेद है S3 को, निमोनी को, इसको चूहे में प्रवेश करवाया।
अब उसका जो रिजल्ट था वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जब S3 ये बैक्टीरिया को मार दिया जाता है तो फिर क्या होता है, चूहा जीवित रहता है, क्योंकि उसकी जो रोग क्षमता है, रोग कारक क्षमता है, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो चूहा उस समय जीवित होता है। अब इसी प्रयोग का जो चौथा स्टेप है, उन्होंने क्या किया, S3 जो वैरायटी है, जो कि पहले से ही जिसको क्या कर दिया, ताप द्वारा मृत कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह से लगाना चाहिए। ठीक है ना, ताप द्वारा मृत कर दिया गया इसे, और प्लस जो R2 वैरायटी थी, कौन सी वाली, ये जो बिना रोग कारक क्षमता वाली वैरायटी थी, इसे भी क्या करा, इन दोनों को मिला करके चूहे में प्रवेश करवाया। ठीक है, चूहे के शरीर में प्रवेश करवाया। अब उसका जो रिजल्ट देखा उन्होंने, परिणाम देखा, तो उन्होंने देखा कि चूहा मर जाता है। देखो, ठीक है। अब यहाँ पर S3 क्या था, ये रोग कारक था, लेकिन क्योंकि ये खुद ही क्या हो गया, ताप द्वारा मृत हो गया, तो इसका असर खत्म हो गया, है ना। और R2 था जो ये रोग कारक नहीं है, चूहा इससे जीवित रहता है, तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे जीवित होना चाहिए था चूहे को, इसका परिणाम इस तरह से निकलना चाहिए था, लेकिन फिर भी चूहा मर जाता है। तो यह ने ये प्रयोग अनेकों बार बार किए, और ये सेम जो रिजल्ट है, सेम नतीजे उसको बार बार मिलते रहे। तो यहाँ पर ग्रिफिथ ने हालांकि कंक्लूजन नहीं निकाल पाए थे वो, लेकिन उन्होंने यहाँ तक ये बता दिया था, वह कारक जिसके कारण रोग होता है वो कहीं ना कहीं S3 के मृत होने के बावजूद वो R2 में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, यानी कि रूपांतरित हो जाता है। अब ये यहाँ वो कारक रूपांतरित किस में होता है, R2 में, और R2 तो यहाँ पे जीवित है। अब जो रोग कारक लक्षण S3 के थे वो किस में आ गए, R2 में आ गए, और R2 जो कि रोग कारक नहीं था, फिर भी वो रोग कारक बन गया, और चूहा जो परिणाम स्वरूप मृत हो जाता है। तो मरे हुए चूहे के ऊतकों में देखा जाए तो अनेकों S3 वैरायटी है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। अब देखो कैसे हो गया ये, है ना, क्योंकि जिंदा तो R2 है, ये तो मर चुका था, तो इसकी आगे जो संतति है वो उस चूहे के शरीर में होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, S3 की संतति प्राप्त हुई और R2 की नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक जो है वो ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत हमने समझा। ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत के कई साल बाद, लगभग 1943 और 44 ईस्वी के आसपास, 3 वैज्ञानिक ऑस्वर्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्टी, इन तीनों ने साथ में ग्रिफिथ के प्रयोग को और आगे ले गए। तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के ही प्रयोग को फिर से दोहराया, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें हैं जो उन्होंने इस प्रयोग में डाली। तो सबसे पहले उन्होंने डाला प्रोटीएज। प्रोटीएज एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रोटीन को ही पचाता है। तो इन दोनों के साथ मतलब S3 प्लस R2 प्लस प्रोटीएज। तो प्रोटीएज कोशिका में जाकर क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन कर देगा। प्रोटीन का पाचन कर देगा, वहां पे प्रोटीन नहीं रहेगा, लेकिन परिणाम फिर भी वही होता है, यानी चूहा फिर भी मर जाता है। जो तो इसका मतलब प्रोटीन का S3 से R2 में रूपांतरण में कोई योगदान नहीं है, प्रोटीन रूपांतरित नहीं होता है। अगली बार उन्होंने RNAs को S3 प्लस R2 के साथ इंजेक्ट किया। अब RNAs क्या करता है, RNAs RNA का पाचन करता है, RNA को वहां से हटा देता है। तो RNA के न होने पर भी परिणाम में कोई बदलाव नहीं आया, यानी चूहा फिर भी मर जाता है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि RNA का भी रूपांतरण में कोई योगदान नहीं है। तीसरी बारी आई है डीएनएस की, और डीएनए का पाचन करता है, लेकिन अब की बार जो परिणाम थे वो अलग थे, यानी कि चूहा जीवित रहता है। S3 से R2 में डीएनए का रूपांतरण होता है। इस प्रयोग से ये कंक्लूजन निकला। कैसे, क्योंकि वहां पर अब डीएनए है ही नहीं, है ना, कि डीएनए के प्रवेश करने के बाद डीएनए वहां पे खत्म हो जाता है, पचित हो जाता है,
उसका पाचन हो जाता है। इसका मतलब अब वहां पे रूपांतरण नहीं होता, रूपांतरण नहीं हो रहा है तो रिजल्ट हमें ऑपोजिट मिलते हैं, अलग मिलते हैं, चूहा जीवित रहता है। पूरे प्रयोग से ये परिणाम निकला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए या प्रोटीन नहीं, है ना। तो इस तरह से तीनों वैज्ञानिकों ने, एवेरी, मैक्लिओड और मैकार्टी ने ग्रिफिथ के प्रयोग के आगे जाकर के ये बताया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, यानी डीएनए ही रूपांतरण का कारण है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।